सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। वक्त हो गया है देखने का देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, और इस वक्त देश की सबसे बड़ी और अहम खबर है मंत्रिमंडल विस्तार। तो आइए उसी के साथ शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। मंत्रिमंडल विस्तार में 15 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल विस्तार में 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं, महाराष्ट्र से 4 और इसके अलावा गुजरात से 3 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में 28 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से 4 मंत्री बनाए गए हैं, गुजरात से 3 मंत्री बनाए गए हैं। अलग अलग और प्रदेशों की अगर बात करें तो राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा से 2-2 मंत्री बने हैं। और आगे बढ़े अगर तो मंत्रिमंडल विस्तार में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो 15 हैं, उनकी संख्या। दिल्ली, तमिलनाडु, मणिपुर से भी एक एक मंत्री है। 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। तो एक बड़ा फेरबदल है, एक बड़ा बदलाव है। मोदी 2.0 का ये पावरफुल शो है, और पावर कितनी दी जा रही है युवाओं को, महिलाओं को, अलग अलग वर्गों को समाज के, और अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व वो दिखाई दे रहा है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और जहां होने वाला है कुछ महीनों बाद चुनाव, उसको लेकर सरकार ने कितना प्रतिनिधित्व दिया है। 7 सांसद हैं यहां से जिनको मोदी मंत्रिमंडल में दर्जा दिया गया है मंत्री का। आइए उसको गौरव के पास चलकर समझते हैं कि किस तरह से यहां पर जाति का समीकरण, क्षेत्र का समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है। तो आइए गौरव के पास चलते हैं। शुक्रिया सुमेरा। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश देश का वो सबसे बड़े सूबा जहां पर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इस कैबिनेट एक्सपेंशन में, इस मंत्रिमंडल विस्तार में उसकी झलक तो दिखनी थी। और ये यूपी के जो 7 रत्न आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वाकई उत्तर प्रदेश चुनाव को बीजेपी के लिए पूरी तरह साधते हुए दिखते हैं। चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे क्षेत्रवार समीकरण हो, और चाहे जिन लोगों को पहले जगह नहीं दी गई मिली थी उनको साधने का समीकरण हो। सबसे बड़ा बीजेपी का तो नहीं, लेकिन बीजेपी का बहुत बड़ा सहयोगी दल उत्तर प्रदेश का अपना दल सोनेलाल, उनसे अनुप्रिया पटेल जो कि पिछली कैबिनेट में भी थी और वो इस बार भी मंत्रिमंडल में जिनको बतौर राज्य मंत्री जगह दी गई है, उनको यहां पर लाया गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अजय मिश्रा जो कि आते हैं खीरी से, लखीमपुर खीरी के सांसद हैं, और यहां पर अजय मिश्रा को लाने का सबसे बड़ा कारण, बड़ा ब्राह्मण चेहरा, इनको सांसद रत्न अवार्ड में मिला हुआ है, और इसलिए अजय मिश्रा को लाने से एक बड़ी राजनीति सत्ती है उत्तर प्रदेश की। एसपी सिंह बघेल को देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा से आते हैं, आगरा के सांसद हैं, और इनको लाने के बाद भी बीजेपी ने एक बड़ा समीकरण यहां पर साधा है। कौशल किशोर को आपने देखा होगा, इनकी चिट्ठी बड़ी वायरल हुई थी कोरोना के समय, जहां पर इन्होंने योगी सरकार के इंतजामों पर सवाल उठाए थे। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद हैं, और इन्होंने सरकार की बदइंतजामी को लेकर बीजेपी के विधायकों, नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही, इसको लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन इसके बावजूद इनको इनाम मिला। और लखनऊ से, जो सेंट्रल यूपी का जो इलाका है, वहां से इनको लाया गया है केंद्र सरकार में। बीएल वर्मा को आप देख रहे हैं, एक और चेहरा राज्यसभा से आते हैं उत्तर प्रदेश से, और इनको भी कैबिनेट में शामिल करके कुर्मी वोटों को साधने की पूरी कोशिश। भानु प्रताप सिंह वर्मा और पंकज चौधरी, ये 2 नाम भी आपके लिए बड़े, बहुत ज्यादा यहां आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे, बहुत सुर्खियों में नहीं रहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये दोनों, चाहे पंकज चौधरी जो कि महाराजगंज से आते हैं उत्तर प्रदेश के, और चाहे भानु प्रताप सिंह वर्मा जो कि जालौन से आते हैं, ये दोनों यूपी का समीकरण साधने में बहुत कम आते हैं। सुमेरा जी, देखिए किस तरह से विस्तृत जानकारी हमें गौरव ने दी। यूपी में किस तरह से जाति को, क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी नई टीम बनाई है। इस टीम में कई नए चेहरों को शामिल किया गया है, कई पुराने मंत्रियों को हटाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में बेअसर दिखे मंत्रियों पर एक्शन लिया गया है। कई पुराने दिग्गजों की छुट्टी कर दी गई है। जिन मंत्रियों ने बेहतर काम किया उन्हें इनाम के तौर पर प्रमोट किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। जाति और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान
ध्यान रखा गया है। खासकर यूपी को विशेष तौर पर साधने की कोशिश की गई है। गठबंधन दलों को भी तवज्जो दी गई है। कुल मिलाकर 15 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बनाए गए। 7 साल में सबसे अधिक इस बार 11 महिला मंत्री बनाई गई हैं, तो महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मैं अश्विनी वैष्णव, मैं किरण रिजिजू, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मैं नारायण ठाकुरानी, मैं राज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये टीम नरेंद्र मोदी के नए चेहरे हैं, सरकार के नए मंत्री हैं। ये वो चेहरे हैं जिनके कंधों पर अब मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को अंजाम तक ले जाने की जिम्मेदारी है। मोदी की इस टीम में जोश और जज्बे वाले नौजवान हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ देने वाले अनुभवी विराजमान हैं। मोदी सरकार के दूसरे संस्करण का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। इसमें 43 सांसदों और मंत्रियों ने शपथ ली। 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया, जबकि बाकी 36 को नया मौका दिया गया। सबसे युवा कैबिनेट, औसत उम्र 58 साल है। नए मंत्रियों में डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड IAS अधिकारी और 4 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। महाराजा को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए 16 महीने का इंतजार करना पड़ा। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में खासा असर रखते हैं। साल 2020 के मार्च महीने में बीजेपी में शामिल होने वाले सिंधिया को मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का इनाम मिला है। कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी को सत्तासीन करने वाले सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने की संभावना पर उसी वक्त प्रबलता की मोहर लग गई थी, जब वो महाकाल का दर्शन करके लौटे थे उज्जैन से। 50 बरस के सिंधिया मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सिंधिया पीएम मोदी की नीति को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इन्हें भी राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। Sarvananda Sonowal do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. लगभग 2 महीने से ये भी मंत्री बनने की कतार में थे। बीजेपी ने इन्हें असम में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का नाम दिया है। हालांकि पीएम मोदी की पहली सरकार में भी मंत्री रहे थे। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत रायसीना हिल्स की तिहरी पर मंत्री की शपथ लेने वाले भूपेंद्र यादव यूं तो राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन संगठन के सटीक रणनीतिकारों में से एक हैं। कथा में भय या पक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बेहद विश्वस्त माने जाने वाले भूपेंद्र यादव 2013 के राजस्थान चुनाव में पहली बार रणनीति परीक्षा में पास हुए थे। गुजरात में लगातार सरकार रिपीट कराने में अहम रणनीतिकार रहे हैं। बिहार में भी भूपेंद्र यादव ही प्रभारी थे। मैं नारायण ठाकुरानी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मराठा नेता को पहली दफा मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। 69 बरस के राणे राज्यसभा के सदस्य हैं। कभी बाला साहब के करीब रहे राणे ने कांग्रेस से होते हुए 6 बरस पहले बीजेपी का दामन थामा था। महाराष्ट्र के बेहद अनुभवी नेता राणे का अपने सूबे में बड़ा जनाधार है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं पहली बार केंद्रीय मंत्री में मंत्री पद की शपथ ली है अजय भट्ट ने। नैनीताल से जीतकर संसद पहुंचने वाले अजय भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए अजय भट्ट को अहम जिम्मेदारी दी गई। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार सांसद हैं मीनाक्षी लेखी। पटेल अनुप्रिया को फिर से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यूपी में जातिगत समीकरण साधते हुए बीजेपी ने गठबंधन की पार्टी की नेता को मंत्री बनाया। अनुप्रिया को मंत्री बनाने की अटकलें तभी से लगने लगी थी जब इन्होंने 10 जून को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर यूपी जीतने की रूपरेखा खींची थी। नौकरशाह रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह पहली दफा केंद्र में मंत्री बने। ये जेडीपी के अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार के लेफ्टिनेंट हैं। 2019 में भी आरसीपी के मंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन 2 साल बाद जेडीयू और बीजेपी में बात बनी तो आरसीपी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।
मंत्री पद की शपथ लेने वाले पशुपति पारस की पहचान ये कि ये हाजीपुर से सांसद है, रामविलास पासवान के भाई, एलजेपी के विद्रोही गुट के सर्वे सर्वा है, दलित चेहरा है। गठबंधन धर्म निभाते हुए बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया है। बीजेपी में दक्षिण का चेहरा है शोभा करांजले। ये येदियुरप्पा की करीबी है। 54 बरस की शोभा 2014 से लोकसभा की सदस्य है। 2008-9 में ये कर्नाटक में मंत्री रह चुकी है। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर, पंकज चौधरी, कौशल किशोर, अजय मिश्रा, शांतनु ठाकुर सरीखे सांसदों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। हालांकि कुछ मंत्रियों को शपथ ग्रहण से पहले ही सत्ता से विदाई कर दी गई और इसकी शुरुआत उसी वक्त हो गई थी जब थावरचंद गहलोत को राज्यसभा से निकालकर सीधे कर्नाटक भेज दिया गया था। ये वो 12 पूर्व मंत्री हैं जिन्हें कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी मंत्रिमंडल से विदाई कर दी गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय ले लिया गया। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर से भी इस्तीफा ले लिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, देबोश्री चौधरी, बाबुल सुप्रिय, संजय धोत्रे, सदानंद गौड़ा, प्रताप सारंगी, रतनलाल कटारिया और थावरचंद गहलोत से इस्तीफा ले लिया गया। अब जरा समझिए कि 2019 से मंत्री रहे इन 12 मंत्रियों को मोदी मंत्रिमंडल से बाहर क्यों किया गया। रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत भी खराब है और इनका प्रदर्शन भी खराब रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोना कुप्रबंधन की कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि संतोष गंगवार को खराब प्रदर्शन और जातीय समीकरण की वजह से हटाया गया है। देबोश्री चौधरी को जातीय समीकरण की वजह से हटाना पड़ा। बाबुल सुप्रिया को बंगाल चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से हटाया गया है। संजय धोत्रे को खराब प्रदर्शन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। सदानंद गौड़ा को कर्नाटक में सियासी उठापटक की वजह से हटाना पड़ा। रविशंकर प्रसाद से भी पीएम मोदी संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर को भी खराब प्रदर्शन की कीमत चुकानी पड़ी, जबकि अनुभवी नेता थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया गया। हालांकि कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें बेहतर प्रदर्शन का इनाम भी मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने तरक्की दी है। किरण रिजिजू को प्रमोट कर केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह को भी तरक्की मिली। हरदीप पुरी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मनसुख मंडवाडिया, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी और अनुराग ठाकुर के कामकाज से खुश होकर पीएम मोदी ने इन्हें प्रमोट कर दिया है। जाहिर है कि पीएम मोदी ने अपनी टीम और ज्यादा मजबूत कर दी। काम के बोझ तले मंत्रियों का आभार किया है, जबकि जो पूरी तरह विफल रहे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। नए अवतार के साथ मोदी सरकार विकास को नया आकार देने की शुरुआत कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसी को काम का इनाम मिला तो किसी को मायूसी मिली, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद हुए सबसे बड़े मंत्रिमंडल विस्तार में टैलेंट का भी बैलेंस रखा गया। यूं तो मंत्रिमंडल विस्तार में देश के हर हिस्से की भागीदारी का ख्याल रखा गया, लेकिन चुनावी राज्यों पर खास फोकस रहा है। चंद महीने बाद देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां से 7 मंत्री बनाए गए हैं। यूपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात पर भी फोकस रहा। गुजरात में भी अगले साल चुनाव है। वहीं महाराष्ट्र में जहां बीजेपी को खुद को मजबूत करना है, वहीं बंगाल में दीदी के लिए चैलेंज भी बनाए रखना है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नारायण ठाकुराणी, I, Sarvananda Sonowal, do swear. मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं अनुराग सिंह ठाकुर सियासत के सबसे बड़े मुकाम की ये वो शपथ है जिसके आगे जिम्मेदारियों का अग्निपथ है। किसी की उम्मीदें पूरी हुई तो किसी को निराशा मिली, कोई मुस्कुराए तो कोई मन महसूस कर रह गया। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल। करीब 2 साल बाद मोदी 2.0 का पहला विस्तार हुआ तो हर समीकरण को साधा गया। सियासत का ख्याल है, आने वाला चुनावी साल है, इसीलिए सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार में आने वाले चुनावों का कैसे ख्याल रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन के साथियों को कैसे साधा। कोरोना का मंत्रिमंडल विस्तार पर कितना असर रहा। इन सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम से मिलिए। ये वो चेहरे हैं
जिन पर पीएम मोदी ने भरोसा जताया है। अनुभवी सियासतदान हैं, कुछ नौजवान हैं, तो कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को अंदाजा था। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार है, इसलिए सामाजिक समीकरण गठबंधन के साथ ही और आने वाले चुनावों का पूरा ख्याल रखा गया। इसके साथ ही देश के हर हिस्से को सरकार में जगह देने की कोशिश की गई। यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए, गुजरात से 3, बिहार से 2 मंत्री बने, बंगाल से 4 सांसदों को केंद्र सरकार में जगह मिली, महाराष्ट्र से भी 4 मंत्री बनाए गए, मध्य प्रदेश के 2 मंत्री बनाए गए, कर्नाटक से 4, ओडिशा से 2, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से 1-1 मंत्री बनाए गए। सरकार 2 साल पूरे कर चुकी है, 3 साल का वक्त बाकी है, इसीलिए हर समीकरण को साधने पर पूरा फोकस किया गया। लेकिन जिस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया है वो है अगले साल होने वाले चुनाव। फरवरी-मार्च 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। नवंबर-दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में तकरीबन 7 महीने का वक्त बाकी है, जहां बीजेपी ऐतिहासिक जनादेश के सहारे सत्ता पर काबिज है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही जाता है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यूपी के 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की है। इसलिए यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए। इसमें मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल, लखीमपुर खीरी से सांसद अजय कुमार मिश्रा, जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा, महाराजगंज से पंकज चौधरी और राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। साफ है कि यूपी में 7 महीने बाद होने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार ने जातीय समीकरण साधने की भी पूरी कोशिश की। यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यूपी ही नहीं, हर साल राज्य को दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदारी का मौका मिला है। जहां आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, इनमें उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड से अजय भट्ट मंत्री बनाए गए। अजय भट्ट नैनीताल सीट से सांसद हैं। अगले साल की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें हिमाचल प्रदेश और मणिपुर भी शामिल है। इन दोनों राज्यों को भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी गई। हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर का प्रमोशन किया गया, तो मणिपुर से सांसद राजकुमार रंजन सिंह भी मंत्री बनाए गए। नॉर्थ ईस्ट राज्यों से 5 मंत्री बनाए गए। मोदी कैबिनेट में चुनावी राज्यों के नेताओं को जगह तो मिली, गठबंधन के सहयोगियों का भी पूरा एहतराम किया गया। मसलन यूपी में अपना दल की नेता को मंत्री बनाया गया। बिहार में जेडीयू के सांसद आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया। नीतीश के खास माने जाने वाले आरसीपी सिंह जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार में बीजेपी के सहयोगी पशुपतिनाथ पारस को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं बंगाल विधानसभा में बीजेपी को मन मुताबिक जीत न मिलने का खामियाजा भी कई नेताओं को भुगतना पड़ा है। बंगाल से 2 मंत्री हटाए गए, इनमें बाबुल सुप्रियो और देवाश्री चौधरी का नाम शामिल है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। इस दौरान देश में कोरोना महामारी का भी लंबा दौर देखा गया, जिसमें दूसरी लहर के दौरान मोदी सरकार की इमेज पर नकारात्मक असर पड़ा। लिहाजा छवि दुरुस्त करने की कवायद भी की गई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा को पद छोड़ना पड़ा है। 12 मंत्री हटाए गए, तो वहीं नए और नौजवान नेताओं को भी मौका दिया गया। पीएम मोदी का फोकस यंग टीम के साथ कोरोना महामारी और खराब होती इकोनॉमी का मैनेजमेंट बेहतर करना है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में टैलेंट का बैलेंस भी रखा गया है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में 16 वकील, 6 डॉक्टर और 5 इंजीनियर हैं, 7 पूर्व नौकरशाह हैं। 46 मंत्रियों को पहले से ही केंद्र में मंत्री रहने का अनुभव है। मंत्रिमंडल की एवरेज एज 58 साल है। 14 ऐसे मंत्री जो 50 साल से कम उम्र के हैं। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 6 महीने के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया था और मंत्रियों की संख्या 45 से बढ़ाकर 66 कर दी थी। लेकिन दूसरे कार्यकाल के 2 साल से ज्यादा वक्त बीतने पर मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। जाहिर है सरकार का फोकस 2022 के चुनावी साल के साथ 2024 के लिए नींव मजबूत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। बड़े फेरबदल के साथ मोदी मंत्रिमंडल में चुनिंदा मंत्रियों का पोर्टफोलियो बड़ा हुआ है। कई दिग्गज मंत्रियों की विदाई हो गई और कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल भी हुए हैं। इसी उथल पुथल के बीच जो नया समीकरण बना उसमें स्थान और समुदायों पर खासा फोकस नजर आ रहा है। इस बार टीम पहले के मुकाबले युवा भी है और इसमें हर क्षेत्र से हर समुदाय को प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। लेकिन क्यों, कैसे जातिगत समीकरण की पृष्ठभूमि पर मोदी के स्पेशल 43 की टीम तैयार हुई? पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट में देखिए। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार 2.0 में बहुप्रतीक्षित विस्तार आखिरकार हो ही गया। प्रधानमंत्री मोदी का नया मंत्रिमंडल युवा है। इसमें सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व के साथ जगह का खास ध्यान रखा गया है। हालांकि मोदी सरकार में मंत्रियों के नए चेहरों का शामिल होना और कई दिग्गज चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाना और कुछ मंत्रियों को प्रमोशन मिलना परफॉर्मेंस को पैमाना माना जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एज्यूम्ड ऑफिस। लेकिन इसे क्षेत्र और जातिगत समीकरण के आधार पर बांटा जाए तो इसी मंत्रिमंडल का ताल्लुक आगामी विधानसभा चुनाव पर फोकस नजर आ रहा है। Some ministers they hold additional charge of 5 ministries organized. हालांकि क्षेत्र और जाति के आधार पर नए मंत्रियों के नामों का चुनाव इस बार खास है क्योंकि एक तीर से दो निशाने साधे गए हैं। पहला, जाति और क्षेत्र के आधार पर समुदाय विशेष के साथ राज्य विशेष पर फोकस, और दूसरा, फील्ड से जुड़ा परफेक्शन भी देखा गया है ताकि न सिर्फ वक्त आने पर मंत्री अपना परफॉर्मेंस और काम गिना सकें बल्कि तकनीकी पहलुओं पर भी मंत्रियों की मजबूत पकड़ दिखे। तब 58 मंत्रियों को। यही वजह है कि नए मंत्रिमंडल में 13 बड़े वकील, 6 डॉक्टरों के पेशे से जुड़े चेहरे, 5 इंजीनियर और 7 पूर्व नौकरशाह हैं। जो लोकसभा की वर्तमान जो और इन्हीं चेहरों को राज्यवार बंटवारा करके समुदाय विशेष पर भी फोकस किया गया, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर नजर दौड़ाइए, जहां आने वाले साल विधानसभा चुनाव होना है और इस राज्य से मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए चेहरों को जगह मिली है जो समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। कैसे, इसे देखिए। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सहयोगी अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में जगह मिली है और वो कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। ठीक इसी तरह पंकज चौधरी भी मंत्रिमंडल में हैं और वो भी कुर्मी समुदाय से हैं। इनके अलावा पासी समाज से ताल्लुक रखने वाले कौशल किशोर भी कैबिनेट में जगह बना चुके हैं। भानु प्रताप सिंह वर्मा भी मंत्री बने हैं जो कोरी समाज से आते हैं। वहीं BL वर्मा को भी मंत्री बनाया गया जो लोध समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अलावा SP सिंह बघेल भी मंत्रिमंडल में हैं जो बघेल समाज से हैं और कैबिनेट में अजय मिश्रा को भी जगह मिली है जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यानी यूपी में आगामी चुनाव के लिहाज से OBC समुदाय को ज्यादा तवज्जो मिली है। इनके अलावा अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग को भी साधा गया है, वो भी उस स्थिति में जहां पहले से ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को केंद्र में प्रतिनिधित्व के लिहाज से सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि विस्तार से पहले की कैबिनेट में भी उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की संख्या दूसरे राज्यों के प्रतिनिधित्व के मुकाबले ज्यादा है। कैसे, इसे पहले से केंद्र सरकार में शामिल मंत्रियों की फहरिस्त से समझिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ से ही सांसद हैं। राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी भी केंद्रीय मंत्री हैं। फतेहपुर से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति भी मंत्री हैं। चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे भी केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मुजफ्फरनगर के हैं। गाजियाबाद से सांसद जनरल VK सिंह भी मंत्री हैं। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भी कैबिनेट मंत्री हैं। राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी भी मंत्री हैं। यानी जिस राज्य के कुछ चेहरों को हटाने के बाद पहले ही 9 चेहरे केंद्र सरकार में हैं, वहां 7 और चेहरे शामिल हो चुके हैं और ये सभी 16 नाम अलग अलग समाज और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें OBC पर ज्यादा फोकस नजर आता है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले चेहरों को भी तवज्जो दी गई है। अब देश के अलग अलग राज्यों के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार का जातिगत समीकरण देखिए। मंत्रिमंडल में 8 राज्यों से 12 SC मंत्रियों को जगह मिली है। सभी नए 12 मंत्री अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं। इनके अलावा 8 राज्यों से मंत्रिमंडल में 8 ST मंत्रियों को भी जगह मिली है और 8 ST मंत्री अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि नए मंत्री बनाए गए 27 प्रतिनिधि OBC से ताल्लुक रखते हैं।
इस बार जाति का समीकरण में एक अलग तस्वीर ये बन रही है कि अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 मंत्रियों में 2 ऐसे भी हैं जो कैबिनेट में मंत्री हैं। वहीं अनुसूचित जाति से 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले कई मंत्री भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। अब मंत्रिमंडल के मंत्रियों का बंटवारा वर्ग विशेष के आधार पर समझिए। राजीव चंद्रशेखर। मंत्रिमंडल में 12 अनुसूचित जाति के हैं, 8 अनुसूचित जनजाति के, 17 अन्य पिछड़ा वर्ग के और 5 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय में भी हर वर्ग को साधने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसीलिए एक मुस्लिम, एक सिख, 2 बौद्ध और 1 ईसाई समाज के जनप्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रिमंडल के चेहरे बनाए गए। अब मुमकिन है कि इन चेहरों से मोदी सरकार को फायदा मिले, क्योंकि जातिगत आधार की तुलना में इन चेहरों को अपने क्षेत्र के माहिर लोगों के तौर पर पेश किया गया, जो समाज विशेष ही नहीं बल्कि क्षेत्र विशेष से जुड़े लोगों को भी प्रभावित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए उन चेहरों को एक बार फिर आपको दिखाते हैं, वो 43 चेहरे जिनको मौका मिला है मोदी मंत्रिमंडल में। और जो ये 43 चेहरे हैं, ये अपने आप में बहुत खास हैं, क्योंकि इन्हें सरकार के रूप को बदलने के लिए देखिए इनका इस्तेमाल होगा। सबसे पहले शपथ ली नारायण राणे ने, फिर सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर आए हैं, उनको शामिल किया गया और अहम पद मिला है अब। RCP सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, भतीजे बहुत नाराज हैं, खफा हैं इनको जगह मिलने से, लेकिन को शामिल किया गया। किरण रिजिजू कद बढ़ा है, उन्होंने कहा भी कि सरकार में जो ये बदलाव है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है जिसको जगह मिल रही है। राजकुमार सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। हरदीप सिंह पुरी, उनका कद बढ़ाया गया है, यानी जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको रिवॉर्ड भी मिला है, उनको इनाम भी मिला है। मनसुख मंडाविया भी जिनका कद बढ़ा है। भूपेंद्र यादव, पार्टी में बहुत कुछ किया, बड़े रणनीतिकार पार्टी के लिए, लेकिन अब सरकार में भी उनको अहम बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने भी अच्छा काम किया है, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि उनको अहम जिम्मेदारी मिल रही है। गुजरात से आते हैं, बड़े कद है, बड़ा नेता हैं। जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री थे और अब इनको और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अनुराग सिंह ठाकुर, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बारे में संकेत मिल रहे हैं और इस वजह से उनका शपथ ग्रहण हुआ है। पंकज चौधरी हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल से आती हैं, यानी सहयोगियों को भी जगह देने की जो कोशिश की गई है उसमें अनुप्रिया पटेल को भी मौका मिला है और उत्तर प्रदेश पर जो फोकस है उसका भी अहम हिस्सा है अनुप्रिया पटेल। SP सिंह बघेल, ये भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिस तरह से अलग अलग जातियों का समावेश कर किया गया है उसमें वो भी हैं। राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक से, शोभा करंदलाजे भी कर्नाटक से, तो कर्नाटक का प्रतिनिधित्व जहां पर सरकारें हैं वहां से भी प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया है। जहां पर आने वाले चुनाव हैं उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जा रहा है, जैसे भानु प्रताप सिंह वर्मा उत्तर प्रदेश से, दर्शना विक्रम जरदोश, मीनाक्षी लेखी, उनको भी अहम जिम्मेदारी मिल रही है क्योंकि महिलाओं को भी अहम पद मिल रहे हैं। हालांकि अभी दिल्ली में चुनाव फौरन नहीं होने हैं, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर चुके हैं लोग, उनको बड़ा मौका मिल रहा है। अन्नपूर्णा देवी इसमें शामिल की गई हैं। A नारायण सामी, कौशल किशोर उत्तर प्रदेश से, अजय भट्ट उत्तराखंड से, उनका नाम एक जमाने में मुख्यमंत्री के तौर पर भी आगे चल रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन केंद्र में देखिए उनको जगह मिली है। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें उस समय कहा गया कि आप बैक सीट पर रहे, तो अब उनको फ्रंट सीट पर लाया गया है, जैसे सर्बानंद सोनोवाल हो या अजय भट्ट हो। BL वर्मा है, अजय कुमार है, चौहान देवू सिंह है, भगवंत खूबा है, कपिल पाटिल महाराष्ट्र से आते हैं और जहां से वो हैं वहां पर पहली बार कोई मंत्री बनेगा, कैबिनेट मंत्री बन रहा है। थाने के पास से वो आते हैं, वहां से प्रतिमा भौमिक हैं। सुभाष सरकार को अहम जिम्मेदारी मिल रही है। भगवत किशन राव करण हैं, उनको अहम जिम्मेदारी मिल रही है। सुभाष सरकार पश्चिम बंगाल से हैं, यानी पश्चिम बंगाल में जिन्होंने अच्छा काम किया है, डॉक्टर हैं पेशे से सुभाष सरकार, उनको अहम जिम्मेदारी मिल रही है। राजकुमार रंजन सिंह को अहम जिम्मेदारी मिली है, यानी JDU के खाते से जिनको अब जिम्मेदारी मिल रही है। सहयोगियों को भी साथ लेकर चलने की जो कोशिश है उसके तहत वो भी शामिल हैं। भारती प्रवीण पवार, विश्वेश्वर टुडू, शांतनु ठाकुर को शामिल किया गया है, यानी मथुआ समुदाय को जो प्रतिनिधित्व देने की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी पार्टी करती रही है, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। यानी अगर कोई समुदाय साथ में आया है, कोई वोट बैंक साथ में आया है, तो उस वोट बैंक को फिर साथ में रखा जाए, उसके साथ आगे बढ़ा जाए, और इसी वजह से यहां प्रतिनिधित्व देने की भी एक कोशिश है। मुंजापारा महेंद्र भाई, इसके बाद जॉन बार्ला, वो भी पश्चिम बंगाल से आते हैं, L मुरुगन और निशित प्रमाणिक, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया गया। और देखिए किस तरह से अलग अलग क्षेत्र से भी आते हैं, अलग अलग जातियों से हैं, SC ST सभी को, OBC सबको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है। महिलाओं की संख्या को भी बढ़ाया गया है।
और शपथ लेने के बाद किरण रिजिजू ने क्या कहा है ये वो भी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझ पर विश्वास जताने के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया। उन्होंने ये भी कहा कि जहां मौका मिलेगा जनता की सेवा करूंगा। प्रधानमंत्री ने खेल के माहौल में नया जोश भरा है, क्योंकि अभी तक यही जिम्मेदारी संभाल रहे थे किरण रिजिजू। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में जो खेल का माहौल है उसे एक नई ऊर्जा दी है। क्या कहा किरण रिजिजू ने, सुनिए। किरण रिजिजू जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मोदी सरकार में आपका कद बढ़ा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि भरोसा जताया है और अपना कैबिनेट में शामिल किया। और मेरे क्षेत्र के जनता, अरुणाचल प्रदेश के लोग जिन्होंने मुझे चुनकर एमपी बना करके भेजा, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सबका आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। सर, महकमे के बारे में कोई जानकारी? बाकी मालूम नहीं। सर, दिस इज द यंगेस्ट कैबिनेट व्हिच इज फॉर्म्ड, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? अच्छा है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं फिर से। मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, इतना इजी नहीं था, तो ये हार्ड वर्क, ये परफॉर्मेंस, आपको लगता है कि वो काम आया? जहां भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए। जब भी और जहां भी जो हमको जिम्मेदारी दिया जाएगा वो जिम्मेदारी को हम दिल से एक तपस्या करके हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। यही हमारा पार्टी ने हमको सिखाया है और यही प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है हम लोगों से। तो वो चेहरे हमने आपको दिखाए जिन्हें अब नई जिम्मेदारी मिली है, जिन पर भरोसा जताया गया है। लेकिन वो चेहरे जिनका मोदी मंत्रिमंडल से जिनकी छुट्टी हो गई, जिसमें बड़े नाम शामिल हैं, रविशंकर प्रसाद हो या फिर प्रकाश जावड़ेकर, आइए उनके बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके राजनीतिक गठबंधन है, उसे जनता पसंद भी करती है, उसे वोट करती है और हमें बार बार जनता की सेवा करने का अवसर भी देती है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, आगे भी अब मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। मैडम आप केंद्र में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो दोहरी जिम्मेवारी को आप किस प्रकार से, क्या चुनौती मानते हैं दोहरी जिम्मेवारी को? देखिए, आने वाला चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पार्टी से मंत्री हैं, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं और एक अच्छे सहयोगी के रूप में चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो, मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। पोर्टफोलियो को लेकर वो चर्चा हुई क्या? पोर्टफोलियो कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा? देखिए, पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके अपने विवेक पर है और वो जिसको भी जिस योग्य समझेंगे उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया और मेरी क्षमताओं के अनुरूप मैंने कार्य भी किया और अब भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे, देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्वों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूंगी।
अनुप्रिया पटेल को आपने सुना, एक अहम चेहरा है उत्तर प्रदेश का, अपना दल यानी सहयोगियों को किस तरह से प्रतिनिधित्व दिया है इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में, उसका भी एक चेहरा है। साथ ही उन्होंने अहम बात कही कि सरकार के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर आगे भी काम करती रहेंगी। लेकिन मंत्रिमंडल से किनकी छुट्टी हुई है? बड़े बड़े नाम हैं जिनकी छुट्टी हो गई है, रविशंकर प्रसाद हो या डॉक्टर हर्षवर्धन हो या प्रकाश जावड़ेकर। किस किस की छुट्टी हुई है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। गौरव का रुख करते हैं, वो हमें बताएंगे, क्योंकि गौरव, कई बड़े सरप्राइजिंग नाम थे, बड़े और कद्दावर नेता जिनको फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना। बिल्कुल सुमेरा, और मैं अपने इस जानकारी को अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं उससे पहले अभी अनुप्रिया पटेल कह रही थी कि प्रधानमंत्री जिस योग्य समझेंगे वो जिम्मेदारी देंगे, लेकिन कुछ लोगों से जिम्मेदारी वापस ली गई है। वो चेहरे आपके सामने हैं। अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कहा जा रहा है परफॉर्मेंस सबसे बड़ा, यहाँ पर परफॉर्मेंस सबसे बड़ी कसौटी है जिन पर ये खरे नहीं उतरे। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री, बताया जा रहा है तबियत खराब है, इस वजह से इनसे इस्तीफा लिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा टफ स्पॉट में रही सरकार और क्या इसलिए इनको जाना पड़ा। संतोष गंगवार लेबर मिनिस्ट्री में थे, देवोश्री चौधरी, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, ये कुछ बड़े नाम हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम जो सुमेरा कह रही थी, वो जैसे कैबिनेट एक्सपेंशन का जो टाइम था उससे थोड़ी देर पहले सामने आए, और वो था रविशंकर प्रसाद का और प्रकाश जावड़ेकर का। थावरचंद गहलोत को तो पहले ही नाम आ गया था कि राज्यपाल बनाकर कर्नाटका भेजा जा रहा है। सदानंद गौड़ा को आप देखिए, प्रताप सारंगी जिनको ओडिशा से जब लाया गया था इस बार मंत्री बनाकर, तो कहा गया था कि इनकी सादगी भरी जो जीवन शैली है और जो इनकी कार्यक्षमता है उसके हिसाब से उनको इसका इनाम मिला है। तो क्या ये परफॉर्म नहीं कर पाए? रतनलाल कटारिया और ये तमाम बड़े नाम जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इनको हटाया क्यों गया? क्या इनको कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। ओवर टू यू सुमेरा। जिनको हटाया गया उनमें से कई इतने बड़े कद के नेता और मंत्री रहे हैं और पार्टी के इतने बड़े कार्यकर्ता रहे हैं कि उनको जाहिर सी बात है पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी और अहम जिम्मेदारियां ज़रूर मिलेंगी। लेकिन फिलहाल मंत्री वो नहीं रहेंगे जिसका अपना ही एक अलग महत्व होता है। आइए अब आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि मीनाक्षी लेखी केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद मीनाक्षी लेखी ने क्या कुछ कहा है, उन्हें भी सुनिए। अपनी प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष जी और अपने सभी नेता अमित भाई को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए। और इस क्षेत्र की जनता, देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। महिला होने के नाते मुद्दे महिलाओं से संबंधित उठाएंगी, उनका प्रतिनिधित्व करेंगी। मैं भाई साहब, जब आपको वोट पड़ती है ना तो महिला पुरुष देख के नहीं पड़ती। और आइए अब आपको दिखाते हैं यूपी में सबसे ज्यादा जो 7 मंत्री बनाए गए हैं। दरअसल उससे पहले आइए सुनते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं। पीछे रहो थोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अरे यार मैडम आप क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे प्रदान की है। मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और मेरी कोशिश है कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊँ। सर, लंबा इंतजार करना पड़ा आपको। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ अभी कहने नहीं वाला हूँ। अभी हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ। देखिए, आप मुझे जानती हो कि 20 साल से कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर दी जाएगी उसे बखूबी निभाऊंगा। उनसे सवाल पूछा गया साफ तौर पर कि कहा जा रहा है कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर यह कहा कि 20 सालों से सब मुझे जानते हैं, मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे मैंने बखूबी निभाया है, तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाऊंगा। लेकिन क्या जिम्मेदारी मिलेगी इसको लेकर जाहिर सी बात है सस्पेंस बरकरार है। कल सुबह कैबिनेट भी है और उसमें बहुत कुछ साफ होगा, यानी कल तक और तस्वीरें साफ होंगी कि किसको क्या पद मिल रहा है, कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। लेकिन मुझे मंत्री बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और साथ ही कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा।
लेकिन एक बिंदु जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी और जिस पर सबसे ज्यादा सबकी नजरें थी वो था उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और यहाँ पर बीजेपी जिस बहुमत से सरकार बना चुकी है, उसके बाद अब जब नए चुनाव होंगे जो बस कुछ ही समय बाद होने वाले हैं, कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं, उसमें बीजेपी किस तरह से अपने कार्य को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, किसका प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है और उसके क्या मायने हैं आज के इस मंत्रिमंडल से अगर उसको जोड़कर देखा जाए, इसको आइए समझने के लिए सीधे रुख करते हैं गौरव का। गौरव, 7 मंत्री बनाए गए हैं, दरअसल इससे कितनी तस्वीर और साफ होती है कि सरकार बीजेपी खासतौर पर किस रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी? बहुत साफ होती है और देखिए ये तो बिल्कुल यूपी फोकस में रहा है इस कैबिनेट एक्सपेंशन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम जातीय समीकरणों की बात कर रहे थे, अब जरा आपको बताते हैं कि जो ये 7 रत्न हैं, जिन 7 लोगों को उत्तर प्रदेश से लाया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, इनका क्षेत्रवार यहाँ पर समीकरण क्या बनता है, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर कैसे पूरे यूपी चुनाव को ध्यान में रखा गया है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं, यानी पूर्वांचल। अजय मिश्रा खीरी से आते हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेंट्रल यूपी के आसपास या रुहेलखंड। एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा से आते हैं, पश्चिमी यूपी। पंकज चौधरी जो कि महाराजगंज से आते हैं, पूर्वांचल। भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन से आते हैं। बीएल वर्मा को आप देख सकते हैं जो राज्यसभा से है, और कौशल किशोर जो कि आते हैं लखनऊ से, यानी सेंट्रल यूपी। यानी पूरा क्षेत्रवार समीकरण यहां पर बहुत अच्छे तरीके से साधा गया है और पूरा मंथन है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव जो सबसे आगे अभी तुरंत दिख रहा है, वो अगर देखा जाए तो उसको कैसे इस मंत्रिमंडल का विस्तार जो है उसमें कैसे उसको साधा जाए, कैसे उसका ख्याल रखा जाए। देखिए ये 7 चेहरे और ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर आप इसमें अगर देखें जातीय समीकरण तो उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें क्षेत्रवार समीकरण तो उसका भी पूरा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। यानी हर वो तरीका या हर वो समीकरण जो चुनाव में जाने के लिए बीजेपी के लिए बड़ा मुफीद होगा, वो पूरा ख्याल इसमें रखा गया। सुमेरा जी हाँ, और उत्तर प्रदेश की बात बिहार की करते हैं, क्योंकि मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है। जेडीयू के कोटे से मंत्री बने हैं, सुनिए। देखिए ऐसा है ना, ये किसी भी राजनेता के लिए बड़े ही हर्ष का और गौरव का विषय होता है। केंद्र के सरकार है उसमें मंत्री बने और स्वाभाविक है केंद्रीय मंत्री की जिम्मेवारी होती है, और मैंने तो आज तक जितनी भी जिम्मेवारियां मिली है सबको बखूबी निभाया है, इसको भी निभाई। सर ललन सिंह क्यों नहीं मंत्री बने सर? हाँ सवेरे से आप पूछ रहे हो, सुन लो जरा। ऐसा है ललन बाबू और हमें कोई फर्क है क्या? ललन बाबू हम लोग साथ हैं, सब लोग मजबूती से रहेंगे। और मंत्रिमंडल के विस्तार में जिन 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उनमें से 15 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो आइए इनके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। गौरव का रुख करते हैं। गौरव, 15 वो मंत्री हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और इसमें भी बहुत खास ध्यान रखा गया कि किसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल रहा है, किसको राज्य मंत्री का और स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिल रहा है। तो इसको भी आइए समझाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सुमेरा, ये भी पहले यहाँ पर सुलझाते हैं अपने दर्शकों के लिए। सबसे पहले वो 15 बड़े नाम जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, इसमें कुछ पुराने नाम भी हैं जो राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, जिनको एलोवेट किया गया है, और कुछ नए नाम इसमें शामिल किए गए हैं। नारायण राणे जो कि सबसे बड़ा नाम, जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली, महाराष्ट्र से आते हैं। नारायण राणे महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र के समीकरण को साधते हुए इनको यहां कैबिनेट में लाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के सीएम थे और इस बार हेमंता बिस्वा को क्योंकि वहां का सीएम बनाया गया, तो यह माना जा रहा था कि सर्बानंद सोनोवाल को फिर से केंद्र में लाया जाएगा, कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वीरेंद्र कुमार को आप देख सकते हैं जो कि टीकमगढ़ से आते हैं, एमपी से। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तो हम सब जानते थे कि इनको कुछ बड़ा महकमा मिलेगा, अब देखते हैं इनको कौन सा विभाग मिलता है। आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से। अश्विनी वैष्णव को आप देख सकते हैं राज्यसभा से। पशुपति कुमार पारस जो कि एलजेपी कोटे से आना था, हालांकि इस पर विवाद हुआ है, चिराग कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट चले गए। किरण रिजिजू जो कि खेल मंत्री थे और किरण रिजिजू जो कि जिनको राज्य मंत्री के तौर पर हम देख रहे थे, अब इनको एलिवेट किया गया है। अब देखिए आरके सिंह पावर मिनिस्टर, इनको भी प्रमोशन मिला है। हरदीप सिंह पुरी सिविल एविएशन मिनिस्टर, इनको प्रमोट किया गया। मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग
ठाकुर, ये वो मंत्री हैं जिनमें से अधिकतर को यहां पर प्रमोट किया गया है, यानी ये और भूपेंद्र यादव नए मंत्री बने हैं, यानी इनकी परफॉर्मेंस का इनको इनाम मिला है और इनको सीधे कैबिनेट में लाया गया है। अब देखिए, ये वो नाम है, ये वो चेहरे हैं जिनको राज्य मंत्री के तौर पर यहां शामिल किया गया है। पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपीसी बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम जरदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, और इसके बाद आप देखिए प्रतिमा भौमिक को मत भूलिएगा, पहली बार मंत्री बनी है। त्रिपुरा से कोई पहली बार कैबिनेट में आया है और यानी मंत्रिमंडल में आया है और ये पहली बार सांसद बनी थी। खेतीबाड़ी इनका बैकग्राउंड है। सुभाष सरकार बंगाल, भगवत किशन राव करल, निश्चित प्रमाणिक बंगाल से आते हैं। बंगाल का भी पूरा समीकरण इस पूरी कैबिनेट में साधा गया है। चौहान देवू सिंह, बुंजापा राजेंद्र भाई, जॉन बाडला भी बंगाल से आते हैं। अजय कुमार यूपी से, शांतनु ठाकुर बंगाल से आते हैं, विश्वेश्वर टुडू, बीएल वर्मा ये भी यूपी से, अजय भट्ट उत्तराखंड से, कौशल किशोर, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, ये सारे नाम आपको जो हम दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे एमपी हैं जो फर्स्ट टाइम एमपी चुने गए, लेकिन उनको इस बार लाया गया। ये यंगेस्ट कैबिनेट बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि अब इनके ऊपर जिम्मा होगा मोदी सरकार के कामकाज को सीधे जनता तक पहुंचाने का। सुमेरा। गौरव, बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह से युवाओं को तरजीह दी गई है और अब ओवरऑल जो एवरेज एज है मंत्रिमंडल की वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जो 50 से भी कम की उम्र के मंत्री हैं और अलग अलग प्रोफेशंस में भी, अलग अलग क्षेत्रों में भी अहमियत रखते हैं उनका जो एक्सपर्टीज़ है, और इसी वजह से महिलाओं को बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। 11 महिलाएं जिन्हें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी नई टीम बनाई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।